नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक शायर हैं कल्ब हुसैन नादिर। उनका एक शेर है, हो गए राम जो तुम गैर से जाने जहां, जल रही है दिले पुरनूर की ये लंका देखो। ये शेर कांग्रेस के बीते कुछ दिनों के और आज हुए घटनाक्रम पर बड़ा मौजू है। कल इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने इन वक्त पर पाला बदला और आज ग्वालियर चंबल इलाके का बहुत बड़ा नाम रामनिवास रावत ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भगवा झंडे के नीचे आ गए। वजह जो उन्होंने सार्वजनिक की उसमें भी आराध्य राम का जिक्र है। रावत का परिचय मामूली नहीं है। 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। बीते कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। मुरैना से पार्टी ने नीतू सिकरवार को उम्मीदवार घोषित किया, तब भी उनके लहजे से व्यंग बाण बहुत निकले थे। उन्होंने कहा था कि इतना काबिल प्रत्याशी है कि आसपास की भी कुछ सीटें जिता देगा। घटना सिर्फ आज की नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस में ये क्या हो रहा है। जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं, लगभग पूरी कांग्रेस घुटने के बल क्यों बैठी जा रही है। जिस समय रावत भाजपा दुपट्टा ओढ़ रहे थे, उससे कुछ किलोमीटर दूर पार्टी के सुपरस्टार राहुल गांधी का भाषण चल रहा था। क्यों दिल्ली के राहुल और एमपी के जीतू कंट्रोल नहीं रख पा रहे। क्या वोट प्रतिशत गिरने की वजह कांग्रेस कार्यकर्ता की उदासीनता ही है। झुके हुए कंधों और मरे हुए हौसलों से ना युद्ध जीते जाते हैं और ना ही चुनाव। बात बीजेपी की भी करेंगे कि वो करना क्या चाहती है। पूरे प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करके फिर से वो कांग्रेस की किस मुंह से आलोचना करेगी। बीजेपी के एचआर हेड नरोत्तम मिश्रा सहित पूरी बीजेपी क्या 2 मई को मुरैना में होने वाले प्रियंका गांधी के रोड शो और 6-7 मई को होने वाले राहुल गांधी के झाबुआ बड़वानी दौरे के दिन भी विशेष भर्ती अभियान चलेगी। ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में कांग्रेस के लगभग सूखते हुए पेड़ से पतझड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ग्वालियर चंबल इलाके में अच्छा खासा रसूख रखने वाले रामनिवास रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए। यूं तो न केवल उस इलाके में बल्कि पूरे प्रदेश का बड़ा जाना माना नाम है, फिर भी उनका परिचय सुन लीजिए। 6 बार के विधायक हैं, कांग्रेस सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी से नाराज यूं तो वे लंबे समय से थे। न उन्हें वरिष्ठता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और न ही अभी उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। मगर सवाल यह है कि उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें मनाने के लिए क्या किया। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने भी उनसे फोन पर बात की, लेकिन जाने क्या उनका मनाने का अंदाज था कि रावत नहीं माने और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भगवा दुपट्टा ओढ़ लिया। वे दूसरे सिटिंग एमएलए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनके साथ मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी इससे कितनी मजबूत हुई होगी और कांग्रेस कितनी कमजोर, इस पर विमर्श करेंगे आगे। पहले सुनिए रामनिवास की पीड़ा क्या थी और उनकी अगवानी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा। लेकिन जितनी आदमी मेहनत करे उतना व्यक्ति को सम्मान तो मिलना चाहिए। सम्मान नहीं मिल पाया। जब मंदिर बन रहा था भगवान श्री राम का, इन्होंने एजेंडे में लिया, मंदिर बना, क्या जरूरत थी, विरोध करने की क्या आवश्यकता थी। अगर मंदिर बन रहा है, अच्छा काम किया है भगवान राम ने, पूरे समाज को दिखा दी है। रामनिवास जी को जब भी मैं देखता था, मैं सोचता था कि व्यक्ति बहुत सही है लेकिन पार्टी बहुत गलत है। पता नहीं क्या चक्कर है रामनिवास जी, काश हमारे पास आ जाए, काश हमारे पास आ जाए। और पार्टी तो और भी लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपनी जनता के जनमत को सामने रख करके क्या आपकी सबकी अनुमति मिले तो मैं हूँ। ये है सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि। जाहिर है कि सियासत में पाला बदलने वाला असल वजह कहां उच्चारित करता है। रावत ने भी राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए वजह उसे ही बनाया, लेकिन उनकी नाराजगी को थामने का कोई प्रयास पार्टी ने नहीं किया। जब ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब भी रावत चट्टान की तरह अड़े रहे। यानी इस बार उनकी नाराजगी का चरम ही आया होगा। कांग्रेस भले ही कितनी बार ये दोहराए कि ये ईडी, इनकम टैक्स या दीगर जांच एजेंसियों का भय या प्रलोभन है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी सहित लोकल लीडरशिप को अपने गिरेबां में झांकना ही होगा। क्योंकि यदि अब नहीं चेते तो आखिर चेतेंगे कब। अभी तो आप ये सुनिए कि रावत की विदाई में कांग्रेस की राय या टिप्पणी, जो भी शब्द आपको मुफीद लगे,
है क्या दरअसल। जो नेता गए हैं वो लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के गए हैं। रामनिवास रावत को भी मंत्री पद का लालच था, उसमें चले गए। अब कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता बची नहीं है, ना विचारधारा बची है। ये पूरी राजनीतिक संस्कृति जिस घटियाबाद के दौर में प्रवेश कर रही है, ये सब बीजेपी की देन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जिन जगह में खुद को मजबूत मान रही उनमें मंडला और मुरैना लोकसभा सीट प्रमुखता से थी। रावत ने जिस वक्त पार्टी छोड़ी उस वक्त उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी भी सभा कर रहे थे। प्रियंका गांधी वहां 2 मई को रोड शो करने भी आने वाली है। ऐसे में बड़ा विकेट डाउन होना यदि कांग्रेस को फिक्र में नहीं डाल रहा तो यही माना जाएगा कि धूल चेहरे में है और पार्टी आईना साफ करने में लगी हुई है। इंतजार करिए प्रियंका के रोड शो का भी और राहुल की 6 और 7 मई को झाबुआ और बड़वानी दौरे का भी। क्या पता तब भी कोई बड़ा नाम बीजेपी का दामन न थाम ले। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे पहले परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत जाहिर तौर पर जितेंद्र जी से होगी। जितेंद्र जी, कोई सवाल नहीं करूंगा, मुझे मालूम है कि ये हताशा आपके मन में भी होगी जाहिर है इस भगदड़ को लेके। क्यों हो रहा है ये बता दीजिए बस। सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी? कुछ तकनीकी दिक्कत है, आ रही मेरी आवाज? संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है तो ब्रजगोपाल लोहिया जी को ही कर देते हैं। ब्रजगोपाल जी, ये सवाल मैं आपके पास आने वाला था, उनके सवाल के बाद वो और ज्यादा मुफीद होता, लेकिन फिर भी पहले ही पूछ लेता हूं, कब रुकोगे भाई आप लोग, कब मानोगे? मतलब क्या कांग्रेस मुक्त प्रदेश का बीड़ा उठा लिया आप लोगों ने? और मानने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो इस बात का है कि जिन लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया तो 3 कारणों से किया, या तो नेता से प्रभावित होकर, या नीति से प्रभावित होकर, या नियत से प्रभावित होकर। आज कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में है कि ना तो उसके नेता की कोई विश्वसनीयता है, नीति बताने वो तैयार नहीं है, और जो वो बताते हैं घोषणा पत्र में वो जनता को समझ नहीं आती है, और पूरे बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। और जहां तक नियत का सवाल है तो इस राष्ट्र ने 65 वर्षों तक उनकी नियत देखी है। जितने भी लोग गए हैं उनने सबने एक बात कॉमन कही है कि जब राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बना था, तब आपने जो उसका न्योता है उसको ठुकरा कर जो राजनीतिक संदेश देने का काम किया है वो सर्वथा गलत था, और उसका ज्यादातर लोगों ने विरोध किया है। परंतु जब पार्टी अपने कार्यकर्ता तो एक सप्लीमेंट ले लीजिए, फिर जाऊंगा जितेंद्र जी पास। ब्रजगोपाल जी, तो जनवरी में हुआ ये चेतना मतलब अंतर 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 उबाल मारती रही और अब जाके उबाल मारी अप्रैल के लास्ट में। नहीं, देखिए प्रवीण जी, एक बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे कि राजनीति में हर चीज का एक टाइमिंग होती है, और राजनीति में डिलीवरी और टाइमिंग का ही खेल राजनीति है। तो कौन कब जाएगा ये निर्णय करना उसका और जो लेने वाला है उसका अधिकार है। परंतु आज कांग्रेस में रहना कोई नहीं चाहता, ये सार्वजनिक और सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, जितेंद्र जी को इन करते हैं। जितेंद्र जी, आपके पास कुछ तकनीकी दिक्कत थी, मैं ज्यादा सवाल का वजन लेके आपकी तरफ आना नहीं चाह रहा था। मैं भी आपके मानस की हताशा को महसूस कर सकता हूं इलेक्शन के वक्त। अगर ऐसे होगा तो हो क्यों रहा है, सिर्फ इतना बता दीजिए। बहुत सारी चीजें आपने स्पष्ट कर दी। 6 बार का विधायक बनाया, प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, अब सारे पद किसी एक व्यक्ति को देना संभव नहीं। लोकसभा भी लड़ा दीजिए इनको मंत्री पद भी दे दीजिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब तक हमारे हाथ में जो चीज थी वो हमने दी, इससे ज्यादा हमारे हाथ में। लेकिन अगर आपको मंत्री पद पर लगातार बने रहना है तो ये निर्णय लेना पड़ेगा आपको जो आपने लिया है। लेकिन प्रवीण जी, मुझे इस बात की खुशी हो रही कि राम सबके काम आ रहे हैं, कम से कम। निश्चित तौर पर आपने देखा राम के बारे में हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जब जरूरत पड़ती जब राम याद आते हैं। इससे ज्यादा प्रवीण जी देने को कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है
कि भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना के साथ मैदान में आई थी। ये क्या कर रही है, क्या जरूरत पड़ गई आपको? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपके दावे थे वो झूठे साबित हुए। 370 वोट बढ़ाने की बात आपने प्रत्येक बूथ पे की थी, 12 से 15% वोट हर बूथ पर गिर गया है। ये हालात हाजरा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन चूंकि साम दाम दंड भेद किसी तरीके से ये माहौल बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी जीत रही, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और दो कारणों से, दो इनके तरीके हैं। सूरत से बात करिए इंदौर तक की, या तो ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो आपने इंदौर में देखा, जिसके दम पर इन्होंने हमारे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, उस पर 307 का मुकदमा रात में दर्ज होता है। सवेरे वो कहता है कि मेरे बाल बच्चों को जान के खतरा है, और शाम को जाकर के ज्वाइन कर लेता है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही हकीकत। ठीक है जितेंद्र जी, इस पे कल कर लिया था इंदौर वाले पे, मैं माफ कीजिए रोकूंगा, एक बार सरमन जी को इन करते हैं। सरमन जी आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण सवाल यह है, हम आप दोनों जिस प्रोफेशन में हैं और भी बाकी के किसी दूसरे प्रोफेशन में, प्रलोभन आते हैं लोगों के पास, जो अच्छे काम करने वाले हैं वो दूसरी कंपनियों में बुलाए जाते हैं। लेकिन जब भगदड़ मच जाती है तो लीडर पर सवाल होते हैं कि भाई आप अपनी टीम बचा के नहीं रख पा रहे हो। राहुल गांधी और जीतू पटवारी क्या अपनी टीम बचा के रख पा रहे हैं? देखिए माननीय प्रवीण जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जीतू पटवारी जी जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तो मध्य प्रदेश के नेताओं का छोड़ने का, दल छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और वो बढ़ता जा रहा है। और राहुल गांधी जी तो अभी पार्टी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से उन्हीं के पास पूरी कमान है। तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, जीतू पटवारी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए, और अपने जो बचे कुछ नेता हैं उनको रोकने के लिए, रिटेन करने के लिए अपने कुनबे को, बने कुनबे को संभालने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये इस तरह का सिलसिला यदि चलेगा ना तो आखिर फिर क्या स्थिति बनेगी देश में और राज्य में। देखिए ये जो माननीय रामनिवास रावत जी का जो आपने विषय रखा है, बहुत अच्छी डिबेट रखी। मैं उनके बारे में 2-3 संदर्भ दूं। मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूं। एक तो वो सबसे पहले बागी हो गए थे, जंगल चले गए थे वो, और दूसरा वो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कांग्रेस के समय की, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के समय की, बागी हो गए थे वो, जंगल चले गए थे, वो बंदूक उठा ली थी उन्होंने। एक दूसरा, बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन है वो, अच्छे संसदीय, ये तो मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ। और उस एरिया से वो और सत्यदेव कटारे जी और चौधरी राकेश सिंह जी, ये तीन ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा में अपने संसदीय परंपराओं के और मर्मज्ञ होने का अपना एहसास कराया है। लेकिन माननीय रामनिवास रावत जी जो छोड़ के गए हैं, जब एक बहुत बड़ा दल बदल हुआ था, आपकी जानकारी तो है ही, सिंधिया जी के साथ, तब छोड़कर नहीं गए थे। क्योंकि मूल रूप से रामनिवास रावत सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, लेकिन तब छोड़कर नहीं गए क्योंकि तब वो विधायक नहीं थे। अब वो इसलिए छोड़कर गए हैं कि अब वो विधायक हैं। और दूसरी बात क्या है कि देखिए हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो जिस एरिया से, जिस कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। और दूसरा अब एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसी जानकारी है जिसकी जानकारी जनता को, मीडिया को, नेताओं को होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम आपको देना चाहते हैं, तो अकेला ईसीआई की जिम्मेदारी नहीं है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, अन्य दलों की भी है, कि कम से कम आप एक मैदान में ऐसा खिलाड़ी और इस तरह का तो आप मैदान रखिए जहां दोनों की टक्कर बराबर से हो सके। मैं बात कर रहे हैं, एक बार आप समझिए, एक बार ब्रज गोपाल जी को इन करते हैं। ब्रज गोपाल जी, अभी तक जो आकलन चल रहा था, मुझे नहीं पता कि नतीजे क्या होंगे, जाहिर है आपको भी नहीं पता नतीजे क्या होंगे, लेकिन जो आपके वीकर सेक्शन का जिक्र आ रहा था लगातार आते हुए इनपुट के आधार पर, उनमें मंडला आपका वीकर सेक्शन था, मुरैना आपका वीकर सेक्शन था, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो फ्रिक्वेंटली बाकी जगह रैली नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि उनको यहां गुंजाइश लग रही है। तो किसी डर के कारण आपने इन्हें तोड़ा क्या? नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हमें मध्य प्रदेश में किसी भी सीट को हारने का भय नहीं है। हम 29 के 29 सीट जीतने जा रहे हैं। परंतु एक दूसरा कारण भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति तक पहुंचने का हमें टास्क दिया हुआ है। हर मतदान केंद्र को जीतने का टास्क है हमारा केवल एन प्रकार चुनाव जीत लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
हमें अपनी विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। एक छोटी सी बात कहना है, जितेंद्र मिश्रा जी ने अभी कहा कि हमने उन्हें 6 बार विधायक बनाया। क्या आप उसे इस तरह कह सकते हैं कि एक विधानसभा की सीट को रामनिवास रावत जी ने जीतकर 6 बार आपको दी? क्या विधायक आप बनाते हैं? विधायक तो मैं जितना जानता हूं लोकतंत्र को, तो विधायक या सांसद तो जनता बनाती है, परंतु कांग्रेस पार्टी इस बात का भी वजन उठाती है कि हम बनाते हैं। ये दम्भ, ये जो दम्भ है, इसी के कारण तो लोग छोड़कर जा रहे हैं। और जहां तक अभी बात हो रही थी जीतू पटवारी जी की, तो देखिए प्रवीण जी, अपन एक देहात में एक बात कहते हैं, करेला कड़वा तो होता है, परंतु जब वो जीतू पटवारी जी जैसी नीम पर चढ़ जाता है ना, तो करेला बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है। तो ये करेला नीम पर चढ़ा हुआ है। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मैं नहीं समझता हूं जितना नुकसान आज तक कोई कांग्रेस का नहीं कर पाया, जितना जीतू पटवारी जी ने केवल 4 महीने में कांग्रेस का कर दिया है। ये मध्य प्रदेश की जनता इससे सहमत हो। जितेंद्र जी के पास जाते हैं, यही सवाल लेके जाते हैं। जितेंद्र जी, ये बात तो मानेंगे आप, बेशक आप देखिए कि इतनी भगदड़, मेरा भी लगभग 30 साल का कैरियर हो गया, इतनी भगदड़ किसी पार्टी में, और वो भी बड़े बड़े नामों के साथ। और मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि सबके पीछे ईडी या इनकम टैक्स लगी। भाई सुरेश पचौरी जी के पीछे नहीं लगी होगी, बाकी के भी जो संजय शुक्ला के पीछे पता नहीं लगी है नहीं लगी, बाकी मेयर जबलपुर आए उनके पीछे नहीं लगी होगी, मेयर आज मुरैना आई, छिंदवाड़ा के आए। तो ये जो एमएलए तोड़ तोड़ के लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है लीडर के ऊपर कि आप, क्योंकि 1 महीने से ये बयान दे रहे थे आपको, आपने भाई पढ़ा होगा शुक्रवार को जब आपने उम्मीदवार बनाया तब भी उन्होंने तंज किया था, तो कोई इनसे पूछने नहीं जाता, डैमेज कंट्रोल करने नहीं जाता, पीठ में हाथ फेरने नहीं जाता कि भाई साहब रुक जाइए? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो किसके पीछे ईडी लगी और किसके पीछे नहीं लगी है, ये तो विक्रम आहाके ने आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि उससे कहा गया कि तुम्हें अपदस्थ कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, पार्षदों को तोड़ देंगे। इस तरह की धमकी, इस तरीके से डरा धमका करके, चाहे मुरैना का नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे छिंदवाड़ा का नगर पालिका अध्यक्ष हो, या दूसरी जगह का कोई इस तरह की धमकी का प्रयोग किया गया है। आपने देखा किस तरीके से विक्रम आहाके ने, और छिंदवाड़ा में जितने लोगों को ले गए वो रात में कमलनाथ जी का प्रचार करते दिखे। विक्रम आहाके जी ने तो सार्वजनिक रूप से अपील भी की। ठीक है, अब ये बताइए, आप कह रहे थे नतीजे, अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो नतीजे मालूम है, वो तो कह रहा है 400 पार, इनको तो पहले से ही मालूम है। दूसरी चीज, सरवन जी ने अच्छी बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा आपको। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के सदन में नहीं आ पाया। हमने अपने सांसदों से सीट खाली करा के 2-2 नेताओं को विपक्ष में बैठाया, चाहे अटल जी हो चाहे आडवाणी हो, ताकि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन आज जिस स्थिति में तानाशाही कर दी, लोकतंत्र को खींच के ले जाकर के तानाशाही के रूप में। अच्छा, अपनी कोई गलती मानते हो आपके? नहीं अपनी, जितेंद्र जी? निश्चित प्रवीण जी, हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, इस बात को स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर इनके जाने से निराशा है मन में। लेकिन एक चीज बताइए, अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस में 30 साल का जीवन मैंने दे दिया और मुझे कुछ नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर बात समझ में आती है। मैं फिर वही कहूंगा कि 6 बार कांग्रेस ने टिकट दिया और विधायक चुन करके आए, ये कोई कम पार्टी का सहयोग नहीं है आपके लिए। आपको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष सप्लीमेंट्री मिलेगी। मैं जितेंद्र जी माफ कीजिए, ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक बार शर्मन जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मन जी, जिस तरह के हालात यहां पर चल रहे हैं, वही बात, सवाल में आपके ब्रजगोपाल जी ने उसे स्वीकारा नहीं, लेकिन आप मान के चलेंगे कि भाई 2-3-4 सीटें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हार रही है, वीकर सेक्शन के तौर पे बीजेपी ने भी चिन्हित करके रखा है और कांग्रेस उन सीटों को लेकर उत्साहित भी है, उनमें एक मुरैना भी है। तो ये गुणा भाग क्या इसी सब के तहत किया जा रहा है? देखिए माननीय प्रवीण जी, ना केवल मुरैना बल्कि भिंड भी उसमें शामिल है और भी लोकसभा क्षेत्र उसमें शामिल है। लेकिन जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस को, ये कांग्रेस को इसको सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों को क्यों नहीं अपने पास रख पा रहे हैं, अपने पास क्यों नहीं सहेज पा रहे हैं। और देखिए ये जो अभी जो मुरैना के संदर्भ में जो आया रामनिवास रावत जी का, तो देखिए ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता ये नहीं चाहते कि हम कोई सीट यदि 50,000 से जीत रहे हैं तो वो 25 पर आ जाए या बिल्कुल नेक टू नेक हो जाए। हम चाहते हैं 1 लाख पर पहुंच जाए, 2 लाख पर पहुंच जाए। और यही एक कारण है कि देश के गृह मंत्री जी को ये कहना पड़ा
कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कम होगा, जो वहाँ के मंत्री हैं उनको मंत्री पद गंवाना पड़ेगा। ये मीडिया ने बहुत प्रमुखता के साथ, अपनी प्रामाणिकता के साथ छापा है। तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उदासीन हो गए हैं? वो सिर्फ डिजिटल मीडिया के संगठन के सहारे हैं, वो मतदाता के पास नहीं जा रहे हैं, मतदाता के पास मतदाता को मनाने वोट करने के लिए नहीं जा रहे। इस बात का संकेत है, तभी माननीय अमित शाह जी ने बात कही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये संशय है कि हम कोई सीट लूज ना कर जाए। बिल्कुल, यही सवाल लेके जाता हूं। महत्वपूर्ण बात कही आपने। ब्रज गोपाल जी को जवाब देना चाह रहे थे, उसमें एड ऑन कर देता हूं कि जो वोटिंग परसेंटेज गिरा आपका, हालांकि एचआर हेड जो है नरोत्तम मिश्रा जी और एचआर डिपार्टमेंट आपका बहुत लंबे वक्त से सक्रिय है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज गिरा इसने एचआर हेड की भी बेचैनी बढ़ाई कि भाई उन जगह पर ज्यादा फोकस करो, कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग परसेंटेज और गिरता जाए। प्रवीण जी, पहले तो मुझे दो बातें कहनी थी। जो जितेंद्र जी कह रहे थे कि डर के कारण और लोभ के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये वही लोग हैं ना जो हमेशा इसका दंभ करते हैं कि हमने देश को आजाद कराया था अंग्रेजों से। ये वही लोग हैं क्या? इस भाषा को सुनकर ऐसा लगता है कि ये वो डीएनए होगा? दूसरी बात, जो अभी वो कह रहे थे, आपने जो प्रश्न लगाया कि कम मतदान, आप देखिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि लगभग 100% तक लोग मतदान करें, परंतु यदि कोई राजनीतिक दल ये मान ले से कम मतदान से लाभ होता है, तो आज मैं वास्तविकता के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस का मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता भी उसमें शामिल है, उसकी भी मतदान से अरुचि हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और जो आदरणीय नगेले जी कह रहे थे कि निश्चित देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरी ताकत से कार्यकर्ता काम कर रहा है, परंतु जो एक वातावरण बना कि जो कांग्रेस और उसके समर्थित लोग थे उन्होंने मतदान से दूरी बनाई, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये कहा जा रहा है कि कम मतदान हुआ है तो कांग्रेस को फायदा होगा। तो उनके मतदाता ने सोचा कि इसे अपन जितना ज्यादा डिप कर देंगे उतना ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो जाए। ये मैं आपसे कहता हूं जो नेगेटिव पॉलिटिक्स। एक छोटी सी बात और कहनी है 30 सेकंड की, जल्दी बोलिए। कि अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि एक सा मैदान होना चाहिए तब खेल अच्छा होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि हम एक सा मैदान करने के लिए राहुल जी जितना आयोग के नेता कहां से ढूंढ कर लाए? वो तो एक ही थे तो वो आपके पास आ गए। अब हम दूसरा लाएंगे कहां से? हमारे पास दुनिया का सबसे योग्य नेता है और आपके पास उनका भाव ये था कि जो खजुराहो में किया, जो इंदौर में किया, वो ना हो। जवाब लेते जितेंद्र जी, जवाब आपका। और दूसरा ये है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ये आपका वोटर उदासीन हो गया। और मुझे लगता है कि एक हद तक ये उसको लग भी रहा होगा कि सारे नेता वहां जा रहे हैं, भाई क्यों करें, वोट टाइप का तो नहीं हो रहा है। जब नतीजे आएंगे तो ऐसा तो नहीं दिखे। प्रवीण जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैंने आपको वो बताई थी कि किस तरीके से आडवाणी जी को और अटल जी को संसद के अंदर लाया गया। अगर इस तरह की काम होते तो आज लोकतंत्र इस देश में जिंदा नहीं होता। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अटल जी हो, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे अगर तानाशाही पूर्ण रवैया अपना लिया जाता। लेकिन लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए हम इन पर विश्वास व्यक्त करते। रहा सवाल आपने जो सवाल किया था अभी कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का, 370 वोट बढ़ाने की बात तो इनने की थी, क्या हुआ उसका? 370 वोट नहीं बढ़ा पाए। आपके तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि हर पोलिंग बूथ पर 100 नए सदस्य जोड़ दिए हमने। कहाँ दिख रहे हैं? इसका मतलब कि ये हवाई फायर था। जैसे 200 पार का नारा आपने बंगाल में दिया, 40 पार का नारा इन्होंने दिया, वो हवाई हो गया। असल में प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया है। कोई इनकी बात को सुनना नहीं चाहता। उन्हें मालूम है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार जुमला था, बहुत ही महंगाई की मार जुमला था, इसलिए उत्साह नहीं जनता के अंदर। ठीक है जितेंद्र जी, मैं तो आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं कि पूरा घर जो है वो चटक रहा है, लेकिन आप बहुत आश्वस्त हो। एक बार शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, हम ये मान के चलें क्या कि प्रियंका 2 तारीख को अभी तक के तय प्रोग्राम के हिसाब से रोड शो करने मुरैना आ रही हैं, 6 को झाबुआ और 7 को बड़वानी आ रहे हैं राहुल गांधी, तो ये कुछ और विकेट गिरेंगे? बीजेपी का एचआर जो डिपार्टमेंट है वो इस अवधि में भी सक्रिय रहेगा? क्योंकि एक पंथ 2 काज होते हैं, एक तो नेता यहां आ जाता है, दूसरा जो बड़ा नेता आता है वो डिफेम भी हो जाता है, जैसे हम अभी बैठ के डिफेम कर रहे हैं उनसे। देखिए माननीय प्रवीण जी, एक नेता की कोई अभी आज कुछ खबरें तो चली हैं, लेकिन अब वो कब जाते हैं कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार जाने का सिलसिला जारी है।
लेकिन मेरा यहाँ एक दूसरा मत है बोलिए। कि नेता जाते लेकिन मतदाता नहीं जाता। मतदाता विचारधारा और अपने उसके प्रति रहता है, अपने लोकसभा या विधानसभा के प्रति। लेकिन अभी जो जा रहे हैं इनको ये देखना चाहिए, जिस दल में भी जा रहे हैं, कि उस दल का जो ध्येय वाक्य है शुचिता की राजनीति करना। क्या इससे शुचिता की राजनीति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे, आप सरकार बना लेंगे, लेकिन जो शुचिता की राजनीति करने वाले लोग यदि इस तरह का आचरण रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला यंगस्टर जो राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, जो राजनीति में आना चाहता है, वो क्या इसी तरह की प्रेरणा, इसी तरह का आपको आदर्श मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। क्योंकि भारत के लोकतंत्र की पूरे विश्व में दुहाई दी जाती है वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड रहती है, यहाँ में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। लेकिन जिस तरह से जो शर्मन जी माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा। ब्रजगोपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, माफ कीजिए। मुझे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहीं पर अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात सही है कि जिस तरह की भगदड़ के से माहौल बने, मैं इत्तेफाक रखता हूं शर्मन जी की बात से कि जो नई पीढ़ी है वो क्या सोचेगी। जो अक्सर हम वैसे भी राजनीति में ये कहा जाता है कि जो अलग अलग अच्छे सेक्टर के युवा हैं वो इसे दोयम मानते हैं राजनीति को, वो आना नहीं चाहते। तो क्या इसके बाद और आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।